गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। वस्तु की लेंस से दूरी है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, तो वस्तु की लेंस से दूरी है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था, यानी लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जब मैं आप लोगों को 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे और कहा था आपके एग्जाम में आएगा, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि 2021 में आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। जो ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स थे, इन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम 3 दिनों तक 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे लिखा है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस से हमारा मतलब किससे हो जाएगा? अवतल लेंस से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। तो देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अवतल लेंस ना लिख करके अपसारी लेंस लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देना है। अब देखेंगे हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, यानी लेंस की फोकस दूरी हमें क्या दी गई है? 15 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ की वैल्यू हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्योंकि यहाँ पे अपसारी लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। तो जो फोकस दूरी हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दी गई है, इसको हम निगेटिव में लेंगे, यानी ऋणात्मक में लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पे अपसारी लेंस की बात हो रही है, यानी अवतल लेंस की बात हो रही है, तो इसको भी हम यहाँ पे निगेटिव में ही लेंगे, यानी v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v इज इक्वल टू वैल्यू हमें क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई थी। अब क्योंकि अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की बात हो रही है, तो इसको हम निगेटिव में लेंगे, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया वस्तु की लेंस से दूरी, यानी u की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और अपॉन में f है, तो f की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे -15 में लिख देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू लगा है फॉर्मूले में, फिर 1/v, तो 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा और v की वैल्यू हमारे पास
-10 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद फॉर्मूले में माइनस, फिर यहाँ पे 1 और अपॉन में u है, तो u की वैल्यू को तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए ये -1 अपॉन u है ना, जब इसको यहाँ पे बराबर के इधर भेजेंगे, सबसे आगे लेकर आएंगे, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यही करेंगे, -1 अपॉन यू को सबसे आगे ले आएंगे, तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, 1 अपॉन यू हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन में यू, ये आपका सबसे आगे आ चुका है, क्योंकि देखिए माइनस में था, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, अब इसके बाद देखिए 1 अपॉन में -15, ये तो आपका यहाँ पे था ही पहले से ही। अब देखिए 1 अपॉन में -10 है, इसको भी हम बराबर के इधर भेजेंगे, यहाँ पे जो 1 अपॉन में -15 है इसके पास भेजेंगे, तो जब बराबर के इधर आएगा तो 1 अपॉन -10 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, +1 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन -15 है और +1 अपॉन 10 है, ये -15 ये माइनस, और यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस लग जाएगा, और जो 15 के बगल में माइनस लगा है ये हट जाएगा। तो यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हटेगा, 1 अपॉन में 15 हो जाएगा, और बीच में माइनस लगेगा, और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि नीचे जगह बची नहीं हुई है। तो अब मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ और आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो देखिए हमें मिला क्या था, 1 अपॉन में u इज इक्वल टू, हमें मिला था 1 अपॉन में 15 यानी 15, और फिर माइनस में यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, फिर उसके बाद 1 अपॉन में 10, ये हमें मिला हुआ था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो जब आप 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन यू, ये तो आपका ऐसे आगे रहेगा ही, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन में यू लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम हमारा 30 आएगा। अब 15 से इस 30 में डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करवाएंगे तो हमें 2 मिलेगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, देखिए माइनस लगा है ना तो माइनस लग जाएगा। 10 से 30 में डिवाइड हम यहाँ पे करेंगे, 3 बार जाएगा, क्योंकि 10 यानी 30 यानी 10 3 ज़ा 30 आपका होता है, तो 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3। अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में यू ये मिलेगा, इज इक्वल टू 2 में से 3 को लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को लेस कर रहे हैं। 2 में से 3 को लेस करेंगे -1, और अपॉन में आपका 30 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करवा लेंगे, देखिए बराबर लगा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। u की मल्टीप्लाई -1 में, तो हमें -u इज इक्वल टू 30 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 30 मिलेगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस इधर आएगा और क्या हो जाएगा -30, u इज इक्वल टू -30, और किस में, सेंटीमीटर में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रियक गुणा कराया, -u इज इक्वल टू 30 मिला हुआ था, देखिए माइनस को मैंने इधर भेज दिया, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, -30 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, ये ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी वस्तु की लेंस से दूरी, जो कि u की वैल्यू हमने निकाली, -30 सेंटीमीटर, ये हमें मिल गई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 2 से 3 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार सॉल्व कराया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था। मैंने आपको बताया ना कि 2021 में आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन हुआ था,
3 दिनों तक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स का और 3 अलग अलग शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आपका किसी भी दिन का और किसी भी शिफ्ट का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं, जब मैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, ये क्वेश्चन करीब मैंने आप लोगों को 7 से 8 बार करवाया हुआ था। कहा था कि मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और सेम यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। और मात्रक से रिलेटेड तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर आपका होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप बोल सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है? तो जो गति वाला चैप्टर है उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। गति वाला चैप्टर यानी मोशन वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए, केवल आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में विरामावस्था से गिरता है, इसकी गति के 5वें सेकंड में चली गई दूरी होगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता होगा सॉल्व करने का। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। देखिए क्या लिखा है कि एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में विरामावस्था से गिरता है। तो जब पिंड विरामावस्था से गिरता है तो इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि विरामावस्था से गिरता है। तो देखिए पिंड की इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमें इस क्वेश्चन में क्या पता है, हमसे पूछा गया कि इसकी गति के 5वें सेकंड में चली गई दूरी है, यानी t की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है? 5 सेकंड, यानी समय की वैल्यू 5 सेकंड हमें यहाँ पे दी गई है। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए स्मॉल g की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी गई है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो स्मॉल g की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लेंगे? देखिए स्मॉल g की वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा g की वैल्यू को मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। रुकिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। तो g की वैल्यू को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों नहीं लिया। देखिए अगर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर g की वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए g की वैल्यू को हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होगा। देखिए स्मॉल g की 2 वैल्यूज हम लेते हैं, एक तो लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको 10 लिखा हुआ मिलेगा, देखिए किसी किसी क्वेश्चन में वैल्यू लिख भी दी जाती है। अब इस क्वेश्चन में नहीं लिखी गई थी तो यहाँ पे हमें अपने तरफ से लेना होगा। तो जी की वैल्यू को हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे दूरी पूछी गई है कि इसकी गति के 5वें सेकंड में चली गई दूरी, यानी s की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे s इज इक्वल टू u प्लस हाफ, ये लिखेंगे। फिर इसके बाद g, फिर इसके बाद 2t माइनस 1। देखिए टीवे सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला ये आप लोगों का है, ध्यान रखिएगा। टीवे सेकंड में चली गई दूरी। अब देखिए यहाँ पे g दिया हुआ था तो g लेकर हमें सॉल्व करना होगा। और देखिए कभी कभी आपको g की जगह यहाँ पे किसकी वैल्यू दी होती है, एक्सीलरेशन a की वैल्यू दी होती है।
तो वहाँ पे फिर फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, हाफ के बाद जी की जगह हम ए को लेकर चलते हैं, यानी हाफ ए टू टी माइनस 1 होता है। अभी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले ही सॉल्व कराया हुआ था, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस इसके बाद हाफ है, हाफ तो आपका ऐसे ही रहेगा। जी की वैल्यू को हमने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, देखिए ये इनटू में है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2 टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 सेकेंड, 2 इंटू 5 और -1 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 तो आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 1 में तो हमें 5 ही मिलेगा, यानी 0 + 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर से ये आपका इनटू में है यहाँ पे। अब देखिए 2 5 ज़ा 10 होगा, और 10 में से अगर मैं 1 को लेस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी जो ब्रैकेट वाला इतना दिया है इसको सॉल्व करने पर हमें 9 मिलेगा, यानी 5 के बाद गुणे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, यानी क्या मिला 0 + 5 इंटू 9। तो देखिए 0 + 5 करेंगे आपको 5 मिलेगा, और इंटू 9 यहाँ पे कर देंगे, 5 9 ज़ा 45, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और मीटर में आएगा क्योंकि दूरी को निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 45 मीटर यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भले ही आपको देखने में सिंपल लग रहा हो, ये सिंपल नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ था S इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, फिर इसके बाद G, फिर 2t माइनस 1, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ था, टीवे सेकंड में चली गई दूरी का। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका एक ऐसे ही होता है, यहाँ पे S, यहाँ पे t लिखा था, आप चाहे तो यहाँ भी t लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे t लिखा होता है, इज इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला u माइनस हाफ a 2t माइनस 1, ऐसे भी आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है। अगर a की वैल्यू आपको दी हो, यानी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपको दी हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये a जब दिया होता है तब यूज करते हैं, और जब g दिया होता है तो इसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस क्यू यूज किया गया था, S इज इक्वल टू यू प्लस हाफ G 2t माइनस 1, यहाँ पे प्लस क्यू यूज किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि एक पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में विरामावस्था से गिरता है, यानी पिंड जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कोई पिंड नीचे की ओर आता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है या फिर नीचे आती है, तो हम g का मान क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आपका आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 45 मीटर होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पे g की वैल्यू आपके हेल्प के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए समझते हैं। क्या क्या चीजें हमें पता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे दिया गया कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी पिंड का प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हमें क्या दी गई है, u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, रुकिए मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जब पिंड एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v की वैल्यू जो हो जाएगी
वो यहाँ पे हो जाएगी 0। ध्यान रखिएगा, जब पिंड यहाँ पे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 ले ली। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में g की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, यानी h की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में लगाऊंगा और 2gh लिखूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने माइनस क्यों लगाया, इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो हम g का मान ऋणात्मक लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई वस्तु या पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। या फिर जो आपका इक्वेशन होता है उसमें हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे प्लस करके भी कर सकते हैं। प्लस करके करेंगे तो जब आप g की वैल्यू को रखेंगे तो वहां पे g की वैल्यू को आपको -10 रखना होगा। तो देखिए क्या फायदा होगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगी। इससे बढ़िया आप क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूले में आप माइनस लेके चलिए। देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक बताया हुआ था कि पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति, वहां पे मैंने आपको समीकरण प्लस में और माइनस में हर एक तरीके से बताया हुआ था। और यह भी बताया था कि जब कोई पिंड या वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g का मान ऋणात्मक लेते हैं, और तथा नीचे की ओर फेंके जाने पर वस्तु, अगर जैसे कोई वस्तु या पिंड है, अगर नीचे की ओर आती है, वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाती है तो g का मान धनात्मक लेते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान हमारा ऋणात्मक होगा। तो देखिए, ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले में ही माइनस लेके चलते हैं। सीधी सीधी बात, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में माइनस का यूज किया है। बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। v स्क्वायर है तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 है। अगर 0 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, कोई मतलब है नहीं, तो सीधे सीधे 0 लिख दिया। अब u स्क्वायर है, u स्क्वायर यानी देखिए u की वैल्यू हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ये आप सबको पता है, क्या मिलेगा, 100 ही तो मिलेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, 100 लिख देता हूँ। यू स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100। फिर इसके बाद माइनस है, फिर इसके बाद 2, जी की वैल्यू हमारे पास 10, यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सीधे हम यहाँ पे 10 लिखेंगे क्योंकि माइनस तो हमने फॉर्मूले में ही ले लिया, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूले को हम प्लस लेकर चलते, यानी यू स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2gh करके चलते, तो हमें यहाँ पे g का मान -10 रखना होता। अब क्योंकि पहले से ही हमने माइनस ले लिया है तो यहाँ पे g का मान 10 ही रहेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और h की वैल्यू को तो हमें निकालना है, तो h तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो h को ले आएंगे हम सबसे आगे, h को ले आएंगे आगे, और 100 तो आपका यहाँ पे पहले से ही था। और देखिए ये आपका जो है 2 × 10 जब इधर आएगा आपका बराबर के इधर ले आएंगे तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, h को आगे ले आए। ठीक है, h को हम सबसे पहले क्या किया, हमने h को आगे ले लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे 100 था, ठीक है 100 था, और जो ये आपका 2 × 10 था इसको इधर ले आएंगे तो आपका ये अपॉन में हो जाएगा 2 × 10, और मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × 10 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और सॉल्व कर लेते। 21 × 20 और 5 × 100, तो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5, और किस में आएगी, मीटर में, यानी h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन ये आपका सिंपल है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया, प्लस माइनस लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस लेकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले में प्लस लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और माइनस लेकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि
आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन करीब मैंने आपको 5 से 6 बार कराया हुआ है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिक्टर ने। अब रिक्टर का पूरा नाम क्या है, जेरेमाइस बेंजामिन रिक्टर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब पिंड के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई होगी। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो हमें यहाँ पे पिंड का प्रारंभिक वेग पता है 98 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें 98 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पता है, इसके बाद क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। महत्तम ऊंचाई पर यानी अपने मैक्सिमम हाइट पर जब पिंड पहुंचेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो v की वैल्यू यहाँ पे 0, ये मैंने कर दिया। फिर इसके बाद देखिए g की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो g की वैल्यू को हम अपने तरफ से लेंगे और यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें लेना है। देखिए ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार सॉल्व किया है, मैंने चेक किया था 9.8 यहाँ पे रखने पर जी की वैल्यू को तभी आंसर आएगा, अगर 10 रखेंगे तो नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक हमें पता चल गया, ठीक है। फिर इसके बाद अंतिम वेग तो 0 हो ही गया है, ये हमें पता है। तो हमें यहाँ पे क्या याद करना है कि महत्तम ऊंचाई यानी कुल मिला के एच की वैल्यू को फिर से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और -2gh। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जब कोई पिंड या वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो g का मान हम क्या करते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पिंड 98 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान ऋणात्मक लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखिए आपका एक फॉर्मूला और होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके यानी +2gh लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, जो g का मान होगा वो -9.8 रखेंगे आप। फिर तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप क्या कीजिए, क्योंकि पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस की जगह हम ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूले में। ध्यान रखिएगा, प्लस वाला फॉर्मूला और माइनस वाला फॉर्मूला सब मैंने आपको बताया है। माइनस वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब पिंड आपका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाएगा, और जब पिंड नीचे आएगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फिर आप इसमें प्लस भी यूज कर सकते हैं, तब आपको जी का मान -9.8 लेना होगा। ध्यान रखिएगा। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होती है, कैलकुलेशन करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए अंतिम वेग 0 है, 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, कोई मतलब है नहीं। यू स्क्वायर मतलब 98 का स्क्वायर हमें करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 98 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे अभी रहने देता हूँ। फिर -2, फिर इसके बाद जी की वैल्यू 9.8 और h इसकी वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना। अभी ऊपर ही मैंने आपको सेम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराया था। अब आगे सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू को निकालना है, h को ले आएंगे आगे, और 98 का स्क्वायर इसको 98 गुणे 98 कर लेंगे, और ये वाला पार्ट आपका अपॉन में आ जाएगा, और 2 × 9.8 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 490
और मीटर, यही h की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो h की वैल्यू 490 मीटर मिलेगी। कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चन की। मैंने आपको एक एक पॉइंट डिटेल में बता दिया, कई तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं, सभी तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चींटी के काटने पर दर्द एवं पीड़ा का अनुभव किसके शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है? 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करीब 5 से 6 बार कराया है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अम्ल से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में कई क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन कराए थे वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ पे देखिए, चींटी के काटने पर दर्द एवं पीड़ा का अनुभव किसके शरीर में प्रवेश करने के कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के, यानी फॉर्मिक एसिड के। देखिए, जो चींटियां होती हैं, चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर कभी कभी आपको ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है कि लाल चींटी के काटने पर, तब भी आपका आंसर यही होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, फॉर्मिक अम्ल लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCO2H, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2O2। 3 तरीके से इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, तीनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब जैसे आपके ऑप्शन में होगा वैसे आपको करना होगा। अब देखिए, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कराया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल इमली में पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन कराया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कपड़ों पर से स्याही का धब्बा हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी अम्लराज। ये भी क्वेश्चन कई बार कराया है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बार ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला C2H2O4 होता है, या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH, और यहाँ पे बाहर क्या लग जाएगा, ट्वाइस यानी 2 लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात दोनों ही सही है, दोनों ही तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, इसीलिए दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि एक तापमापी पर हिमांक 30 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 160 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी पर 50 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे आते हैं, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला हम यूज करेंगे C/100 इज इक्वल टू C/100 इज इक्वल टू T-T1, फिर अपॉन में आपका आएगा T2 - T1। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी पता है? हमें यहाँ पे C की वैल्यू पता है। C की वैल्यू देखिए, एक तापमापी पर हिमांक 30 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तथा क्वथनांक 160 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इस तापमापी पर 50 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो C की वैल्यू हमें यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे C की वैल्यू को लिख देता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। फिर इसके बाद हमें T1 की वैल्यू पता है। T1 की वैल्यू क्या दी गई है? जो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, यही हमारी T1 की वैल्यू है। तो 30 डिग्री सेल्सियस ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू पता है। T2 की वैल्यू ये जो 160 डिग्री सेल्सियस है, जो क्वथनांक दिया है, ये T2 की वैल्यू है 160
डिग्री सेल्सियस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा गया कि इस तापमापी पर 50 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, यानी हमें यहाँ पे केवल T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। C की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है, तो C की जगह रखेंगे 50 को, बटे में आपका 100 तो फॉर्मूले में है ही, इज इक्वल टू T माइनस T1, तो T की वैल्यू को तो हमें निकालना है, माइनस T1 की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, तो T माइनस 30 कर देंगे, अपॉन में यहाँ पे क्या है T2 माइनस T1 है, T2 की वैल्यू 160 डिग्री सेल्सियस है, माइनस T1 की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 50 एकन्नम 50 और 50 दूनी 100, यानी अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे T माइनस 30 आपका रहेगा ऐसे ही, और 160 में से 30 को लेस करेंगे तो अपॉन में हमें 130 मिलेगा। यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह है नहीं तो मैं यहाँ पे इसको साफ करने जा रहा हूँ। आगे हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। जो हमें 1/2 इज इक्वल टू T माइनस 30 अपॉन में 130 मिला हुआ है, तो मैं साफ कर देता हूँ। हमें क्या मिला हुआ था, हमें मिला हुआ था लास्ट में 1/2 इज इक्वल टू T माइनस 30 और अपॉन में मिला हुआ था हमें 130, ये मिला हुआ था। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए 130 की मल्टीप्लाई 1 में तो 130 मिलेगा, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई T माइनस 30 में, 2 की मल्टीप्लाई T में तो आपको मिलेगा 2T, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 30 में तो 60 इज इक्वल टू 130 की मल्टीप्लाई इसमें तो 1 में तो 130 ही मिलेगा। आगे सॉल्व करेंगे, 2T इज इक्वल टू कर देंगे बराबर के इधर 130 तो आपका था ही, और माइनस 60 जब बराबर के इधर आएगा प्लस 60 हो जाएगा, यानी 2T इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2T इज इक्वल टू हमें मिलेगा 190, यानी 190। जब आगे सॉल्व करेंगे T इज इक्वल टू 190 और बटे में 2 कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए। 2 9 ज़ा 18, इधर जाएगा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी T की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 95 और डिग्री सेल्सियस में। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस, ये आपका ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी इस तापमापी पर 50 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा 95 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का जड़त्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए, किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, यानी तैयार कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और मैक्सिमम मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं। और न्यूमेरिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। और जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पढ़ लीजिएगा, रिवीजन अपना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है, करीब मैंने 425 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। क्या आपने ये सभी पढ़ ली हैं? अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार कोशिश कीजिए, जो आपको मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बताई हुई है उसे चेक कर लीजिए और पढ़ लीजिए। थोड़ा जल्दी पढ़ाई करने की कोशिश आप कीजिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है। और जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्टिंग से स्टडी कर रहा है तो उसका सिलेबस तो पहले से ही लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।